ठीक है, बढ़िया है आप लोग। चलिए फिर से हम एक बार आपके साथ में हैं। देखिए आज हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत इसके अध्याय चार पर चर्चा करने वाले हैं। और आपको बता दें कि जो इकाई 3 है ये अध्याय 4 से शुरू होके इकाई मतलब 8 अध्याय तक चलेगा और इसमें से टोटल 17 अंक के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ तैयार किए हैं। इस तरफ में आपको बताइए 1 नंबर के क्वेश्चन है और ये वाले जो है 2 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं। देखिए आप लोगों को लाभ मिलेगा इसका, और बुक से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमने वैसे बुक से ही छांटा है ना, कुछ नया हमने काम नहीं किया है, आप लोग भी कर सकते हैं। और देखिए भोजन संग्रह, ये जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक है अपनी, इसका अध्याय 4 इसकी प्राथमिक क्रियाएं जो है इससे हमने ये वीडियो बनाने की का प्रयास किया है। देखिए भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। मतलब ये क्वेश्चन अभी आया था अर्धवार्षिक या तिमाही परीक्षा में कि भोजन और संग्रह आखेट, भोजन संग्रह और आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं। ज्ञात आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं? तो भोजन और संग्रह, भोजन संग्रह और आखेट है ना। देखिए च्युइंगम चूसने के बाद जो शेष बचता है वह चिकल कहलाता है। मतलब अपन चबाते रहेंगे च्युइंगम को और उसके बाद जो बचेगा आखिरी में वो चिकल कहलाता है। और यह बनता है जपोटा वृक्ष के दूध से। मतलब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि च्युइंगम किस वृक्ष की से बनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा जपोटा वृक्ष से बनाया जाता है। देखिए तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक और लामा, ठीक है, तिब्बत और एंडीज में याक और लामा, और आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेनडियर पाला जाता है। रेनडियर जो है एक जीव है जिसको पाला जाता है ध्रुवीय क्षेत्रों में। फिर देखें भारत की में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर लोग रहते हैं, बकरवाल, गद्दी और भूटिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्म काल में मैदान से पर्वत, मतलब जब गर्मी पड़ती है तो ये क्या करते हैं, मैदान से पर्वतीय भागों में चले जाते हैं क्योंकि पर्वतों में ठंडी होती है। और जब ठंडी का समय आता है शीतकाल, तो वो पर्वत से उतरकर फिर मैदान में आ जाते हैं। तो ये जो लोग हैं, मतलब अपने जो जानवर होते हैं इनको लेकर ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं। इनको अपन इसको कहा जाता है ऋतु प्रवास। मतलब एक समय के हिसाब से दूसरे क्षेत्र पे चले जाना, और जब मौसम प्रतिकूल हो जाए तो दूसरे क्षेत्र से उसी क्षेत्र में वापस आ जाना। ठीक है, देखिए चलवासी पशुचारकों की संख्या कम होने के कारण है कि जो चलवासी पशुचारक थे वो अब धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं क्योंकि राजनीतिक सीमाओं का अधिरूपण हो रहा है। और दूसरा नई बस्ती की योजना, मतलब नई बस्तियां बनाती जा रही हैं, राजनीतिक सीमाओं का जो है अधिरूपण होने लगा, जिसके कारण से चलवासी पशुचारकों की संख्या कम हो रही है। फिर देखें वाणिज्य पशुपालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है और तथा व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। व्यवस्थित भी है, पूंजी प्रधान है। इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। वाणिज्यिक पशुपालन की पहचान है कि एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। जैसे बकरी पाली जाएगी तो बकरी पाली जाएगी, भेड़ पाली जाएगी तो भेड़ पाले जाएंगे, सुअर पाले जाएंगे तो सुअर पाले जाएंगे। ठीक है, फिर विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि को हम पहले भी बता चुके हैं, इसको झूमिंग कृषि भी कहते हैं भारत में। इसका संबंध कर्तन दहन से, काटो और जलाव से है। ऐसे ये क्वेश्चन बना देता है कभी कभी, कर्तन दहन से किसका संबंध है, तो आप याद रखेंगे स्थानांतरित या झूमिंग कृषि का है। और भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में इसको झूमिंग कहते हैं, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं, और मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लादान कहते हैं। झूमिंग कृषि क्या होती है समझ लीजिए। ये ज़्यादातर प्राचीन समय में होती थी, जब एक जगह पे लोग जाते थे और जंगल वहाँ का काट लेते थे और वहाँ उसको जलाने के बाद उस जगह को साफ करके और उसमें खेती करने लगते थे। जब जमीन 3-4 सालों बाद अनुपजाऊ हो जाती थी तो वही पद्धति, मतलब जब फिर से जंगल को काटते थे, जलाते थे, फिर खेती करते थे। तो ये जो पद्धति है ये जो है झूम कृषि कहलाती है या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। गहन निर्वाह कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि ध्यान रखिएगा, मानसून एशिया के घने बसे देशों में, जैसे चीन है, भारत है ना,
रोपण कृषि फसल जो है वो चाय, काफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केला, अनानास, मतलब ये जो है रोप के बनाई जाती है। पहले पौधों को छोटी मतलब किसी जगह पे लगा देते हैं, उसके बाद जो है जब पौधा थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है उसके बाद उसको दूसरी जगह ले जाकर लगा देते हैं, रोपण कृषि कहलाती है। तो याद रखिएगा, ये 2 नंबर में बना देता है कि रोपण कृषि मतलब फसलों के नाम बताइए, तो आप लोग लिख देंगे चाय, काफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केला, ये सब चीजें। ठीक है। फिर ब्राजील में काफी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। ये बोर्ड का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है, एक ये फेजेंडा वाला और एक है कोलखोज वाला, ये दोनों कई बार रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, इसमें प्रमुख फसल गेहूं है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रमुख फसल गेहूं है। ये जो है कृषि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाति यूरेशिया में इसको स्टेपीज कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में इसको प्रेरीज कहते हैं। अर्जेंटीना में इसको पंपास कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी कहते हैं। इनको अपन बोलें तो एक प्रकार से घास के मैदान है जहाँ पर ज्यादातर काम किया जाता है गेहूं उगाने का। ठीक है। वाणिज्य डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, पश्चिमी यूरोप, दूसरा कनाडा और तीसरा है न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद तस्मानिया भी एक देश है। तो ये तीसरी कैटेगरी में आते हैं। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि वाणिज्यिक डेयरी कृषि का सबसे जो प्रमुख क्षेत्र है वो पश्चिमी यूरोप है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है। फिर देखिए भूमध्य सागरीय जो कृषि है इसमें खट्टे फलों की खेती की जाती है, जैसे अंगूर है। तो अंगूर से जो है आपको पता होगा मदिरा बनती है, मुनक्का, किशमिश, ये चीजें बनती हैं। याद रखिएगा भूमध्य सागरीय कृषि का संबंध खट्टे फलों की खेती से है। फिर देखें सहकारी आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा डेनमार्क में। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज या कोलखोज भी लिखा रहता है कहीं पे, तो कहा जाता है कोलखोज। ठीक है। फिर देखें सामूहिक कृषि का शुभारंभ हुआ पूर्व सोवियत संघ में। ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि इस कृषि का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो आप लिखेंगे पूर्व सोवियत संघ में। फिर देखें अफ्रीका के कई देश हैं, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश तथा एशिया में आय के साधनों का 50% तक खनन कार्य से प्राप्त होता है। मतलब खनन कार्य जो जमीन को खोद कर जो हम कई चीजें निकालते हैं, कई प्रकार के खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं, वो जो है इसमें 50% तक की आय होती है। ये था आप लोगों का 1-1 नंबर का क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन पे। मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रिया कहते हैं। मतलब आपसे पूछा जाए आर्थिक क्रियाकलाप किसको कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि जिन क्रियाकलाप को करने से लोगों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है उसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है। तो प्राथमिक क्रियाएं जो है ये क्या होती है, प्राथमिक क्रिया प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है ना। जैसे कि जमीन है उस पर खेती कर लीजिए, जंगल है उससे लकड़ी काट कर ले आइए, है ना, तालाब है उससे मछली पकड़ लीजिए, इस तरीके के। तो जीवन निर्वाह के लिए किए जाने वाले जो कार्य हैं, जैसे आखेट, भोजन संग्रह, पशुपालन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, कृषि करना, खनन, जड़ी बूटी कतरण, ये सब काम जो है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और फिर देखिए निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि जो होती है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। निर्वाह कृषि 2 भागों में बांटा जाता है। आदिकालीन निर्वाह कृषि, इसको स्थानांतरित या झूमिंग कृषि, भारत में इसको झूमिंग के नाम से जानते हैं। ये हमने बता भी दिया अभी थोड़ी देर पहले, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। फिर दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। इसमें 2 भागों में इसको भी बांटा जाता है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। अब देखें इसमें चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि ये होती है अधिक जनसंख्या के कारण खेतों का आकार छोटा हो जाता है एवं कृषि कार्य में कृषक का पूरा परिवार लगा रहता है। यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व होता है। इसको बोलते हैं चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। जैसे भारत का जो मैदानी भाग है, जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह राज्य है, तो वहाँ पर इसी तरीके की कृषि की जाती है। ज्यादातर जो है उपज लेने के लिए और घर के लोगों के द्वारा ये खेती की जाती है और खेतों का आकार जो है छोटा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर देखें चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, जहाँ धान की फसल उगना संभव नहीं होता है।
ये है मानसून एशिया के अनेक भागों में, जैसे उच्च आवाज, जलवायु, मृदा, अन्य भौगोलिक कारकों के कारण कि भाई कहीं पर मान लीजिए कि बात ज़्यादा ऊंचाई है तो वहाँ धान नहीं बोई जा सकती, फिर जलवायु अच्छी नहीं है तो उसके कारण मिट्टी अच्छी नहीं है ना, ये कारण से जो चावल की खेती ना की जा सके कहीं पर, तो वो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि कहलाएगी। ठीक है। फिर देखें रोपण कृषि। रोपण कृषि कृषि क्षेत्र का आकार विस्तृत होता है, इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी के आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है और मतलब फसल का उत्पादन जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से किया जाता है। ठीक है, ये रोपण कृषि कहलाती है। फिर देखें मिश्रित कृषि। फसल उत्पादन और पशुपालन को समान महत्व दिया जाता है। विकसित कृषि यंत्र, रासायनिक और हरी खाद के गहन उपयोग, अधिक पूंजी निवेश के द्वारा कृषकों की कुशलता में और आय में वृद्धि और भूमि का बेहतर उपयोग से संबंधित है, जो जोखिम को कम करती है और संसाधनों का कुशल उपयोग करती है। मिश्रित कृषि, इसमें एक खास बात यह है कि इसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, जैसे कि पशुओं से जो गोबर निकलेगा उसको खेतों में डाल देंगे, तो ये जो है इस तरीके की कृषि है जिसमें मतलब खेतों को भी उर्वरक बनाए रखने के लिए, और जो खेतों से जो चारा निकलेगा वो पशुओं को खिलाने के काम आ जाता है। तो ये कृषि जो है मिश्रित कृषि कहलाती है। फिर ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग कहलाती है ताजे उत्पाद, जैसे सब्जी है, फल है या जल्दी खराब होने वाली जो चीजें होती हैं को ट्रक से बाजार तक पहुंचाने की ये प्रणाली है, इसको कहा जाता है ट्रक फार्मिंग। मतलब ट्रक के द्वारा ट्रक से जो कृषि की जाती है वो कहलाती है ट्रक फार्मिंग। ठीक है। जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। ये भी सहकारी कृषि है, मतलब कृषकों का एक समूह जो है कृषि से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से एक संस्था बना लेता है, कुछ लोग जुड़ जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम सहकारी कृषि। ठीक है। फिर उसके बाद है सामूहिक कृषि। इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है ना। इसको पढ़ लिए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। इस तरफ हमने बताया था कि सामूहिक कृषि को जो है सोवियत संघ में कोलखाउज कहते हैं, और सामूहिक कृषि का शुभारंभ जो है पूर्व सोवियत संघ से हुआ। ठीक है, तो इसका महत्व मतलब अर्थ देख लीजिएगा। फिर है खनन के दो प्रकार है, धरातलीय और भूमिगत। ठीक है, देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और बढ़िया से तैयारी करते रहिए, आप बेहतर कर पाएंगे, हमें आप लोगों पे भरोसा है, आप खुद पर भरोसा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।